हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया, एकदम मस्त। तो बच्चों, आज हम सेंटर ऑफ मास सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जो है कि बच्चों प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बच्चों, आज बात करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों, पेन और कॉपी निकाल लेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बात कर रहे हैं बच्चों हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों, प्रिंसिपल of conservation of linear momentum, conservation of linear momentum, linear momentum। बच्चों, linear momentum इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एंगुलर वाला टॉपिक अभी आई नहीं है रोटेशनल मोशन का। यहाँ पे लीनियर की बातें करेंगे। और मोमेंटम क्या होता है? बेसिकली मोमेंटम होता है बच्चों P इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। वेलोसिटी का डायरेक्शन जिधर होता है उधर मोमेंटम का डायरेक्शन होता है। अगर हम निकाल लें बच्चों, मॉड ऑफ पी निकालें तो क्या हो जाएगा? P इक्वल टू एम इंटू वी। अच्छा बच्चों, इसका रिलेशन अगर हम काइनेटिक एनर्जी से करें तो क्या होता है भाई? P इक्वल टू होता है एम इंटू वी, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों इनके रिलेशन का। तो हम क्या करते हैं कि K इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम कर दें। काइनेटिक एनर्जी K इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर। ये बन जाएगा बच्चों एम वी का स्क्वायर मतलब P का स्क्वायर हाफ P स्क्वायर बाई एम। यहाँ से बच्चों P इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट टू के एम, वेयर K इज द काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। बच्चों, हम बात करने वाले हैं आज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किसकी बात करने वाले हैं? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमसे कहता है, क्या कहता है देख लेते हैं अभी। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब होता है कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि if absence of any external force, if absence of any external force, or when external forces can be neglected in comparison to the internal forces, the linear momentum of the system of particles remains the same। ये है बच्चों स्टेटमेंट, remains the same। बच्चों, अगर कोई किसी बॉडी पर या किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर, कोई बॉडी है, मान लीजिए इस बॉडी में ये आपके कई पार्टिकल्स हैं इसमें, और हर पार्टिकल्स की जो मास, इस पार्टिकल का मास है m1, वेलोसिटी है v1, इस पार्टिकल का मास है m2, वेलोसिटी है v2, इस पार्टिकल का मास है m3 और वेलोसिटी है v3। तो एक इंडिविजुअल पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो चेंज हो सकता है, बट पूरे अगर सिस्टम की बात करें, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करेंगे बच्चों, तो जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का जो मोमेंटम होता है वो ऑलवेज कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब रिमेन्स द सेम, जीरो मत बोलना, रिमेन्स द सेम मीन्स द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। अगर इस सिस्टम पर अगर कोई बाहरी फोर्स ना लगा हो तो सिस्टम का जो मोमेंटम होता है हमेशा कंजर्व होता है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं बच्चों। हम क्या जानते हैं? न्यूटन सेकेंड लॉ जानते हैं ना। चलो इसको रफ करते हैं। ये स्टेटमेंट है बच्चों, नोट कर लो इसको। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है कि अगर किसी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में कोई बाहरी फोर्स ना लगा हो, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी
बाहरी फोर्स ना लगा हो तो सिस्टम का जो मोमेंटम होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है। बच्चों न्यूटन सेकेंड लॉ से प्रूव करते हैं बच्चों हम लोग। न्यूटन्स सेकेंड लॉ पता है आप लोग को ना, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ क्या था कि फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स का मतलब नेट फोर्स, यानी नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। क्या होता था बच्चों? dp अपॉन चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, dp अपॉन dt होता था। अच्छा बच्चों अगर f एक्सटर्नल मीन्स f नेट अगर जीरो हो जाए तो मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे जीरो। मोमेंटम क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब कि मोमेंटम बॉडी का, सिस्टम का, p ऑफ सिस्टम विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट। ठीक, इसको हम लोग फील करते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास से। सेंटर ऑफ मास इसको हम लोग प्रूफ करेंगे प्रिंसिपल ऑफ लीनियर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बात करेंगे सेंटर ऑफ मास से। न्यूटन सेकेंड लॉ से भी प्रूफ हो गया कि अगर कोई बॉडी है उस पर कोई बाहरी फोर्स, जब तक सिस्टम के अंदर मोमेंटम, वेलोसिटी, मास सब चेंज हो सकता है। ये सिस्टम है, इसमें कई पार्टिकल हैं, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स हैं, सब पार्टिकल्स की वेलोसिटी अलग हो सकती है। देखो इस पार्टिकल वेलोसिटी इधर होगी, क्योंकि मान लीजिए व्हील है, सब कुछ करिए व्हील है और ये व्हील रोटेट कर रहा है, रोल कर रहा है, ये आगे बढ़ रहा है और रोटेट भी कर रहा है। तो जो मास है, ये मास m1, ये m2, वेलोसिटी v1 या वेलोसिटी v2 इस पॉइंट पर, तो हर पार्टिकल का, इंडिविजुअल पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो सकती है। वेलोसिटी के चेंज होने से मोमेंटम चेंज हो सकता है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल की अगर बात करेंगे तो मोमेंटम बॉडी का चेंज हो सकता है। बट होल सिस्टम, आई एम टॉकिंग अबाउट होल सिस्टम, पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा, मतलब कांस्टेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे ना लगा हो। क्लियर है? यही बात है, यही कॉन्सेप्ट है बच्चों कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे बच्चों सेंटर ऑफ मास से, और क्लियर हो जाएगा सेंटर ऑफ मास से। तो सेंटर ऑफ मास में आपने पढ़ा होगा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं बच्चों, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब जो हम फार्मूला लिखते हैं, कोई फार्मूला मान लीजिए P इक्वल टू हमने लिखा है m इंटू वी, तो यहाँ पे जो v है बच्चों ये cm है, मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की बात हो रही है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात होती है। किसी भी फार्मूले में पूरे जो हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, F बराबर लिखते हैं ना, m बराबर m इंटू ए, तो यहाँ पे जो a है बेटा वो क्या है? वो सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास लेते हैं, क्योंकि पार्टिकुलर सिस्टम की बात करते हैं, पूरे बॉडी की बात करते हैं, ना कि बॉडी में भाई बहुत से पार्टिकल्स हैं। बॉडी जो बना होता है उसमें कई छोटे छोटे बहुत पार्टिकल्स हैं, सबका मास अलग है, सबकी वेलोसिटी अलग है, सबका एक्सेशन अलग है, सबका पोजीशन अलग है, हर पार्टिकल का पोजीशन भी अलग है। तो इसलिए बनता बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ, पोजीशन वेक्टर क्या बोलते हैं उसको हम लोग? पोजीशन वेक्टर ऑफ COM, सेंटर ऑफ मास। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है पता है आप लोगों को? RCM इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2। ये पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट है बेटा। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर बात करें, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, कोई पार्टिकल सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इसमें 3 पार्टिकल्स जो है मोशन कर रहे हैं, एक्स में भी हैं, वाई में भी हैं, जेड में भी हैं। क्योंकि आर कैप क्या होता है? पोजीशन वेक्टर फॉलो क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, ठीक है, ये है आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, RCM, CM का मतलब सेंटर ऑफ मास, CM बोलो COM बोलो कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों इसी तरह से अगर हम वेलोसिटी की बात करें पोजीशन वेक्टर की, ठीक है, तो अगर हम बात करें वेलोसिटी की, किसकी बात करें बच्चों? वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? अगर इसी पोजीशन वेक्टर में देखो, यहाँ पर समझते हैं फिर से, तो ये जो आपका RCM था, वो RCM क्या था? m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है? इसी को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें बच्चों, तो RCM जो है वो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? RCM VCM बन जाएगा। ठीक है, VCM। तो ये बन जाएगा m1 कॉन्स्टेंट है, r1 का, r1 क्या है यहाँ पे? पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन का dr/dt मतलब क्या हो जाएगा? वेलोसिटी। तो ये जाएगा m1 v1
प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 एंड सो ऑन। ये मान लीजिए आप यहाँ पर कर सकते हैं m1 r1 m1 rn mn rn ये प्लस सो ऑन ये mn तक, ठीक है, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन mn तक, और ये क्या है mn vn तक, ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से अगर इसको फिर अगेन डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हो जाएगा एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। एक्सेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई सिस्टम में पार्टिकल्स है, उसमें दो पार्टिकल्स हैं m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में पार्टिकल्स का कॉन्सेप्ट है बच्चों। इसका वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स वाला पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हम बात कर रहे हैं अब कि अब यहाँ पर देखो बेटा, अगर मैं क्या करूँ, अगर इसको मैं इसी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा देखो m1 प्लस m2 प्लस mn तक, और ये क्या है VCM सेंटर ऑफ मास, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इधर हो जाएगा बच्चों m1 v1 प्लस m2 v2 mn से vn तक, ठीक है बच्चों। ये क्या है, कोई सिस्टम है, उसके पार्टिकल का मास m1 m2 इंडिविजुअल पार्टिकल का मास दिया हुआ है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का कोई बॉडी है, उसके इंडिविजुअल पार्टिकल का मास है m1 m2 mn, तो ये बन जाएगा बच्चों, इसको हमने मान लिया पूरे बॉडी का मास है m, और जो है ये आपका VCOM, ये V क्या है बच्चों, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। यहाँ देखो m1 v1 m2 v2 इंडिविजुअल मोमेंटम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ p1 वेक्टर p2 प्लस वेक्टर p3 एंड सो ऑन pn तक, ठीक है। और ये क्या है बच्चों, पूरे सिस्टम का मोमेंटम है। ये हो जाएगा p ऑफ सिस्टम, ठीक है, p ऑफ सिस्टम हो जाएगा इंडिविजुअल वेक्टर p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन pn तक। ये हो गया बच्चों फील्ड। अब इस सिस्टम में अगर कोई फोर्स, अगर इस सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर बॉडी पे ना लगा हो, कोई बाहरी फोर्स सिस्टम पे ना लगा हो, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर कोई बाहरी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न किया गया हो, यानी हम बात कर रहे हैं बच्चों एफ नेट। एफ नेट का मतलब एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। टोटल फोर्स जो होगा अगर ना लगा हो, एब्सेंट हो मतलब जीरो हो, तो ए नेट भी जीरो हो जाएगा बेटा। उसमें कोई जब भाई फोर्स जीरो हो जाएगा पूरे सिस्टम पे, पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पे अगर ए नेट जीरो है, ए नेट जीरो का मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कांस्टेंट हो जाएगी। तो VCOM क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो सिस्टम का, तो इस तरह से पी सिस्टम मतलब पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट, मास क्या है भाई, जो मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। मास तो कांस्टेंट है, मास क्या है, कांस्टेंट है, और वेलोसिटी भी यहाँ पे कांस्टेंट हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगा है। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, एक्सटर्नल फोर्स मीन्स टोटल फोर्स बॉडी पर एब्सेंट है, तो उसमें एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन भी उसका जीरो है। तो जो सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट होने की वजह से जो सिस्टम का जो मोमेंटम होगा बेटा वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, जीरो नहीं कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट का मतलब रिमेन्स द सेम, क्लियर। सो ऑलवेज कीप इन योर माइंड दैट इन एनी एक्सटर्नल फोर्स, in the absence of external force, or when the external force can be neglected in the comparison of into the internal forces। भाई हो सकता है सिस्टम के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस लगे हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो सिस्टम का जो फोर्स लगा है इंटरनल फोर्स, जिसकी वजह से उसका मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, अंदर का जो इंडिविजुअल पार्टिकल का मोमेंटम चेंज हो सकता है, वेलोसिटी चेंज हो सकती है, पार्टिकल इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, लेकिन पूरे होल सिस्टम का जो मोमेंटम होगा बेटा वो हमेशा कंजर्व होगा, क्लियर है। यानी कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू द फाइनल मोमेंटम, जितना इनिशियल मोमेंटम होगा उतना ही फाइनल मोमेंटम होगा, उतना ही बीच का मोमेंटम होगा। मोमेंटम हर जगह थ्रू आउट द सिस्टम, ठीक है, मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। तो बच्चों समझ में आया ये बात। हमने इसको मोमेंटम जो है आपका कॉन्सेप्ट न्यूटन सेकेंड लॉ से भी प्रूव किया और सेंटर ऑफ मास से भी
जो है प्रूफ किया। तो सेंटर ऑफ मास की बात अगर कर रहे थे हम लोग पोजीशन वेक्टर की, किसकी बात कर रहे थे बच्चों? पोजीशन वेक्टर की। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता था बच्चों? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर आर इक्वल टू था m1 v1 सॉरी m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन mn rn अपॉन था बच्चों m1 प्लस m2 प्लस m3। मान लीजिए हमको पोजीशन वेक्टर निकालना है। सपोज करिए न्यूमेरिकल समझ लेते हैं एक, इसमें हम न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है कि कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है। क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में 3 पार्टिकल्स हैं जो कि ये एक्स में और वाई में। यहाँ पर एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे है। 3 पार्टिकल है, इनका सिचुएशन लग दिया, यहाँ कोऑर्डिनेट दिया, मान लीजिए 1 1 2, इसका को दिया गया 1 1 1, यहाँ का दिया है 2 3 2 2 3 1, मान लीजिए दिया है, इस तरह से दिया है। सपोज दैट ये 3 पार्टिकल है, इसका मास है m, इसका मास है 2m और इसका मास है 3m। ठीक है, ये आपका x है, ये आपका y है। इधर z होता है, पता ही है, क्योंकि 3 कोऑर्डिनेट दिया है। आई कैप, इसे क्या होता है? आई कैप होता है। y में क्या होता है? j कैप, और z में क्या होता है? k कैप। तो ये आपका फार्मूला होता है पोजीशन वेक्टर निकालने का। क्या निकालने का बच्चों? पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, COM, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो क्या करेंगे बच्चों? क्या करेंगे? करना कुछ नहीं है, बस सिंपली आप देखिए ध्यान से बच्चों। R1 R2 और R3 आपको दिया है, इसका R1 इसका R2 इसका R3 मान लीजिए। ठीक है, तो R1 क्या हो जाएगा? 1 1 1 मान लीजिए, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। पोजीशन वेक्टर ये यहाँ से